पिछले महीने जब मनन कुमार मिश्रा का नाम राज्यसभा के लिए नामित किया गया बीजेपी की तरफ से, एनडी की तरफ से, तब मीडिया के अंदर बहुत बवाल मचा कि आखिर कौन है ये मनन कुमार मिश्रा जिनको एकाएक बीजेपी ने डायरेक्ट उठा करके राज्यसभा भेज दिया, जबकि इनका इलेक्टोरल हिस्ट्री बहुत बुरा है। इनका बीजेपी आरएसएस के प्रति लॉयल्टी कहीं नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस से लेकर बीएसपी से लेकर इंडिपेंडेंट तक चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव बहुत बुरे ढंग से हारे हैं। जमानत जब्त हुई है हर बार इनकी। लेकिन इन सब के बावजूद उनको राज्यसभा कैसे भेज दिया गया, क्यों भेज दिया गया? मीडिया में ये खबर तो खूब चली। हालांकि उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े दिग्गज नेता भी उनको नामित किया गया था, लेकिन मीडिया में इनके बारे में ज़्यादा चला, मनन कुमार मिश्रा के बारे में। लेकिन इतना कुछ चलने के बावजूद सभी मीडिया वाले ये तो आपको बता दिए कि वो इस साल में लोकसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, इतना वोट आया, गोपालगंज के रहने वाले हैं, बार काउंसिल ऑफ बिहार के मेंबर रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7 बार से लगातार चेयरमैन बने हुए, ये सब कुछ बता दिया। लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिया मीडिया ने, जिस सवाल के जवाब में ये जानना जरूरी है कि आखिर बीजेपी को क्या ऐसा दिखा मनन कुमार मिश्रा में जो उन्होंने उनको डायरेक्ट राज्यसभा भेज दिया, जबकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता और नेता बिहार के अंदर हैं, बीजेपी के अंदर, जो डिजर्व करते हैं राज्यसभा मेंबरशिप, या फिर उनसे कहीं ज़्यादा लॉयल्टी के साथ और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज हम आपको न्यूज हंटर पर देंगे। सवाल शुरू करते हैं वहीं से जो मीडिया ने अभी तक बताया कि है कौन मनन मिश्रा, लेकिन हम आपको इनके बारे में वो चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे जो अभी तक मीडिया ने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन उसमें से कुछ रिपीटेड भी हो सकता है। जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट 1982 में फिर ये पटना हाईकोर्ट को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं। 1989 में बार काउंसिल ऑफ बिहार के मेंबर बनते हैं और फिर 2012 में ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, 2009 में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लॉयर बनते हैं, 2012 से लगातार चेयरमैन बनते हैं। ये शॉर्ट में है, लेकिन इसके बीच में मिसिंग ये है कि 1982 में जब ये बिहार में पटना हाईकोर्ट को ज्वाइन करते हैं लॉयर के रूप में, तो 1982 में ही एक और मिश्रा जी इसी पटना हाईकोर्ट में जज बन के आते हैं और उन दोनों के बीच में ट्यूनिंग बड़ी भयानक होती है, मिश्रा जी और मिश्रा जी के बीच में। और इस मिश्रा जी की ट्यूनिंग के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो कि हम आपको बताएंगे। उस मिश्रा जी का नाम था पीएस मिश्रा, जो पटना उच्च न्यायालय के जज बन के आते हैं 1982 में। 1982 का यह दौर याद कीजिए, 80 और 90 का दशक है। 80 का दशक वो स्ट्रगल का दौर था जब कर्पूरी ठाकुर से लेकर के बैकवर्ड पॉलिटिक्स बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में बैकवर्ड पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स, मंडल वर्सेस कम्युनल का पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग हुआ था। लालू यादव इसी मूवमेंट से निकले, इसी मूवमेंट से आज के डेट में नीतीश कुमार जी हैं या फिर जितने भी लोग हैं उसी दौर के निकले हुए हैं। बैकवर्ड पॉलिटिक्स वहाँ पे हावी हो रहा था और उसके बरक्स में फॉरवर्ड पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके से जो भी कहिए उसको डिफेंड करने का अपने आप को प्रयास कर रहा था, या अपनी ज़मीन को बचाए रखने का प्रयास कर रहा था, या फिर अपनी ज़मीन को तलाशने का प्रयास कर रहा था, किसी तरह से बचने का प्रयास कर रहा था उस जो उनका एक छत्र राज था उस पर जब खतरा हुआ तो पॉलिटिक्स में संभव नहीं था, क्योंकि संख्या उनकी भारी है, बैकवर्ड की भारी है, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ समय तक डिले कर सकते हैं, जो कि डिले किया गया था बैकवर्ड पॉलिटिक्स को। लेकिन 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद तो आप उसके पहले भी कर्पूरी ठाकुर बनते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन टूटी जूटी मिली जुली सरकार रहती है। कर्पूरी ठाकुर को कितनी गालियां मिलती है, हमारे चैनल पे बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन 1980 के दशक के दौरान बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड पॉलिटिक्स के 2-3 रंग हुए थे। एक संविधान के तहत लड़ी जा रही थी, एक राजनीति के तहत लड़ी जा रही थी, और एक बंदूक के दम पे भी लड़ी जा रही थी, जो बिहार में खूनी कास्ट वॉर हुआ था। यहाँ पे ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोग निकलते हैं, रणवीर सेना बनाया जाता है, दूसरी तरफ से नक्सली होते हैं और ये आपस में लड़ते हैं। लड़ाई चल रही है अलग अलग फ्रंट पे, और उसी तरह की लड़ाई अपर कास्ट के पढ़े लिखे लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर हम राजनीति में अपनी पकड़ खो रहे हैं, जहाँ उसको अगर हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं, तो बंदूक के दम पर हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, तो बंदूक एक हमें डिफेंड करेगा और जुडिशरी डिफेंड करेगा, क्योंकि जुडिशरी में रिजर्वेशन लागू नहीं है। और इसी जुडिशरी को डिफेंड करने के लिए या इसी जुडिशरी पे अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पीएस मिश्रा एंड ग्रुप का एक लॉबी बनना शुरू होता है। 1982 में जज बन के आते हैं तो, और पूरा इनका लॉबी स्ट्रांग हो जाता है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, पटना हाईकोर्ट के अंदर। इसके बाद फिर
1990 का पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं लालू यादव। तो जब मुख्यमंत्री ही बैकवर्ड बन जाएंगे और वो भी स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाएंगे, जिस लालू यादव का पूरा मकसद ही सड़क नली गली कुछ सही करना नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति लाना है, समाज में जो ऊंच नीच का भेद है उसको तोड़ना है, तो दिक्कत तो होनी ही थी। और दिक्कत ऐसी हुई कि सबसे पहले जो पीएस मिश्रा है, क्योंकि लालू यादव को पता था कि पीएस मिश्रा यहाँ पे मिश्रा एंड ग्रुप अपर कास्ट का लॉबी क्रिएट कर चुका है, तो पीएस मिश्रा को सबसे पहले यहाँ से भगाया जाए। और उनको भगाया गया। पीएस मिश्रा को 1990 में बनते ही उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इनको फिर से जस्टिस बना के भेज दिया गया, बिहार से बाहर कर दिया गया पीएस मिश्रा को। बिहार से बाहर होने के बाद जो मनन कुमार मिश्रा है वो अकेले पड़ जाते हैं, किसी तरह से प्रयास करते हैं सरवाइव करने का। अब उसे तो कोई जस्टिस बनाएगा नहीं, लेकिन सरवाइव करना है, तो वही सर्वाइवल पॉलिटिक्स होती है पटना हाई कोर्ट के अंदर, किसी तरह से अपने आप को बचाने का, जो कि 1990 के दशक के दौरान अलग अलग ढंग से बिहार की पॉलिटिक्स में, चाहे वो बंदूक के दम पे अलग अलग दम पे हो रहा था। जस्टिस मिश्रा, पीएस मिश्रा बहुत प्रयास करते हैं कि उन्हें वापस पटना आए, जगह मिले बिहार के अंदर, ताकि वो अपने कम्युनिटी की सेवा कर सके या अपने लॉबी को स्ट्रॉन्ग कर सके। उनका ट्रांसफर तो मद्रास से होता है, लेकिन वो पटना ना होकर के कलकत्ता आ जाते हैं। वो कलकत्ता में आते हैं 97 में। 98 में बिहार में ही नहीं, बिहार में तो सरकार नहीं बदलती है, लेकिन केंद्र में सरकार बदल जाती है। 1990 से लेकर के 1995-96 तक, 97 तक एनडीए की सरकार नहीं थी, लेकिन 98 में वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। पीएस मिश्रा को लगता है कि अब उनका दौर आ गया है, उन्हें पटना अगर हाईकोर्ट में जगह ना मिले, क्योंकि यहाँ लालू यादव बैठे हुए हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जगह मिल जाए ताकि वहां से वो अपनी लड़ाई लड़ सके, लेकिन उनको जगह नहीं मिलता है। 98 में वो वाजपेयी जी की सरकार है, उसके बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेज के बेंचेज में जगह नहीं मिलता है। वो उसको लेकर के नाराज होते हैं और नाराजगी में रिजाइन कर देते हैं। अपने चीफ जस्टिस का जो पोस्ट उनका था पटना हाई कोर्ट में, उससे रिजाइन करके चले जाते हैं दिल्ली लॉयर फिर से बनने के लिए। और उसके बाद 5 जुलाई 1998 को अपना रिजिग्नेशन देते हैं, और उसके बाद फिर 98 से लेकर 2012 में जब तक उनकी मृत्यु होती है, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिल्ली में लॉयर बन करके अपना पूरा जीवन गुजारते हैं। वो तो चल नहीं पाया बिहार के अंदर ये लॉबी, लेकिन मनन कुमार मिश्रा को तो वहीं टिके रहना है, वो वहीं टिके भी रहते हैं और वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। और उससे पहले 1989 में मनन कुमार मिश्रा को ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ बिहार के मेंबर बना चुके होते हैं पीएस मिश्रा जाने से पहले ही, क्योंकि उन्हें पता था कि लालू यादव आने वाले हैं, और लालू यादव आ गए या बैकवर्ड पॉलिटिक्स जिस तरह से हावी हो रहा था, जो जुडिशरी पे ऊपर इनका कंट्रोल था या फिर जो दबदबा था वो खत्म हो जाता। तो जाने से पहले बार काउंसिल ऑफ के बिहार के मेंबर बनते हैं। इस दौरान मिश्रा जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बार काउंसिल ऑफ बिहार के चेयरमैन भी बनते हैं। लेकिन बुरा दौर था, लालू यादव जब तक रहे तब तक बुरा दौर रहा, किसी तरह से सरवाइव कर रहे थे। और इस सर्वाइवल के दौर में साल 2000 का चुनाव आया, जब लोगों को लगने लगा कि अब नीतीश कुमार स्ट्रांग हुए हैं। एक लालू यादव के बरक्स में एक पॉलिटिक्स इमर्ज की है जो कहीं ना कहीं अपर कास्ट को साथ लेके चलने की, कम से कम रिप्रेजेंट ना करे लेकिन अपर कास्ट को साथ लेके चलने की प्रयास कर रहा है नीतीश कुमार का। उसमें मनन कुमार मिश्रा बहुत प्रयास करते हैं कि उन्हें बीजेपी या कहीं से भी टिकट मिल जाए। वो चुनाव लड़ना चाहते थे गोपालगंज से, उनको टिकट नहीं मिलता है साल 2000 के विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में। फिर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाते हैं और उस इंडिपेंडेंट चुनाव में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से उनको मिलता है मात्र 1604 वोट, जमानत जब्त है। लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। पैसा कुछ कुछ कमा चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं ये। इसके बाद फिर आता है 2005 का चुनाव। 2005 के चुनाव, दोनों चुनाव में ये बहुत कोशिश करते हैं, हाथ पैर हर चीज मारते हैं कि इनको किसी भी कीमत पर टिकट मिल जाए विधानसभा का, जेडीयू से मिल जाए, बीजेपी से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, लड़ना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं मिला। उस समय ये चुनाव नहीं लड़े इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनको पता था कि 1604 वोट पिछले बार आया, इस बार आएगा तो 3204 आएगा, बहुत ज्यादा आएगा तो। और दूसरी चीज ये भी थी कि ये बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि वोटों का बंटवारा और लालू यादव फिर से सत्ता में आए। और कोई पार्टी इनको टिकट किस आधार पे देगी जब पिछले चुनाव में आपको 1600 वोट आया है, 6ठे नंबर पे आप रह चुके हैं, तो इनको टिकट मिला नहीं। इसके बाद फिर नीतीश कुमार आ जाते हैं। नीतीश कुमार के आने से, एनडीए के आने से, बीजेपी के आने से
जो मनन कुमार मिश्रा है और उनकी पॉलिटिक्स स्ट्रांग होती है बिहार के अंदर, और उनके अंदर वो पूरा एक्टिव हो जाते हैं क्षेत्र में। वाल्मीकि नगर से अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है, ये मन बना करके ग्राउंड में उतर जाते हैं, घर घर गांव गांव घूमते हैं, प्रचार करते हैं चुनाव आने से पहले ही। और इनको लगता है कि बीजेपी इनको वाल्मीकि नगर से टिकट दे देगी, लेकिन टिकट नहीं मिलता है 2009 के चुनाव में। ये लड़ जाते हैं बीएसपी के टिकट से, और बीएसपी के टिकट चूंकि इन्होंने तैयारी बहुत किया था, बहुत पैसे खर्च किए थे, घर घर गांव गांव घूमा था, तो लोगों से कनेक्शन हो गया था। भूमिहार का अपर कास्ट का एक बेल्ट माना जाता है वाल्मीकि नगर, तो वहां से लड़ करके हारते हैं। ये तीसरे नंबर पर रहते हैं, बीएसपी से लड़ते हैं। जैसे कि तीसरे नंबर पर रहे आपके जहानाबाद में इस लोकसभा चुनाव में अरुण कुमार, हार जाते हैं लेकिन तीसरे नंबर पर रहते हैं। इस बार सबसे ज्यादा वोट एनडीए नॉन इंडिया अलायंस के वोटरों में से सबसे ज्यादा उन्हीं को मिला था, 80,000 के आसपास वोट आया था। तो वहां पे भी 45,000 1600 वोट उनको आया था विधानसभा चुनाव में साल 2000 के। इस चुनाव में उनको 46,058 वोट आता है, तीसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन इससे भी सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात यह है कि ये 46,000 वोट लाते हैं, तीसरे नंबर पर रहते हैं, और आरजेडी के कैंडिडेट कद्दावर नेता रघुनाथ झा को चौथे नंबर पर धकेल लेते हैं। रघुनाथ झा को इस चुनाव में आता है 45,699 वोट, और मनन कुमार मिश्रा को आता है 46,058 वोट। ये बड़ा अचीवमेंट था, और इनको लगा कि अब तो इनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, अब तो बीजेपी इनको इग्नोर नहीं कर सकती, एनडीए इग्नोर नहीं कर सकती है। और ये हालांकि पैरेलली में ये सुप्रीम कोर्ट में 2009 में चले जाते हैं। उसके पहले जब इनको टिकट नहीं मिलता है, 2009 के चुनाव से पहले जब इनको टिकट नहीं मिलता है, तो ये हाईकोर्ट इनको भी लगा कि बिहार की राजनीति में इनका कोई जगह नहीं है, ये चले जाते हैं दिल्ली में लॉयर बन जाते हैं। पीएस मिश्रा पहले ही वहां से बैठे हुए हैं, उनको लगा कि फिर से अब राजनीति करेंगे, लॉयर की राजनीति करेंगे, कोर्ट की राजनीति करेंगे, जुडिशरी के अंदर राजनीति करेंगे। ये राजनीति इनसे होगी नहीं, क्योंकि इनको फिर से टिकट 2009 में नहीं मिला था। लेकिन फिर इनको बीएसपी से टिकट मिल जाता है, लड़ लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर से लालच बिहार की पॉलिटिक्स में जाता है, 46,000 वोट लाते हैं, रघुनाथ झा को पीछे कर देते हैं। इसके बाद फिर 2010 में ये कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी को तो अब टिकट देना ही पड़ेगा किसी कीमत पर। लेकिन बीजेपी 2010 के चुनाव में भी इनको टिकट नहीं देती है, बिहार विधानसभा के चुनाव में। तब ये खुन्नस में आकर के कांग्रेस से जाकर टिकट ले लेते हैं 2010 का। और दूसरे सीट से 2010 में का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की टिकट पर जाकर के ये चुनाव लड़ जाते हैं एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और उनको उसमें भी छठे नंबर पे रहते हैं, 2377 वोट मात्र आता है उनको। उसके बाद फिर वो तय कर लेते हैं कि अब उनका बिहार की राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बीजेपी हो या फिर एनडीए का कोई भी घटक दल हो, उनको स्पेस नहीं दे रहा है, जबकि अच्छा परफॉर्म 2009 के लोकसभा चुनाव में कर चुके हैं, उसके बावजूद नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता है। ये शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली में लॉयर बन जाते हैं, लॉयर बन करके पीएस मिश्रा के साथ रह करके फिर से वहाँ पे लॉबी अपनी स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। चाहे ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मनन कुमार मिश्रा जी जितने भी वीक हो, सारे हर बार अपना जमानत जब्त कराए हो, लेकिन लॉयर की पॉलिटिक्स में शुरू से लेकर के आज तक स्ट्रॉन्ग रहे हैं। 2009 में ये जाते हैं, 10 में तक चुनाव ही लड़ते हैं। ये 10 से लेकर के 12 के बीच में ये इस ढंग से पीएस मिश्रा के साथ मिलकर पॉलिटिक्स करते हैं बिहार के दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, कि ये बन जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और वो भी अनअपोज्ड, मतलब निर्विरोध बन जाते हैं। और एक बार नहीं, लगातार 6 बार लगातार बन चुके हैं वो। अब सवाल ये उठता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6 बार लगातार अनअपोज्ड बनने से क्या बीजेपी इनको टिकट दे देगी, बीजेपी इनको राज्यसभा भेज देगी? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनने से क्या हो जाता है। लेकिन इनके बीजेपी की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने के पीछे कारण जो है, कहानी है, वो कुछ और है। वो कहानी और क्या है कि 2012 में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनने के बाद इनका पॉलिटिकल एम्बिशन खत्म नहीं होता है। ये अनइंटरप्टली 2013 में जैसे ही मोदी आते हैं, लोगों को लगता है कि मोदी या जो प्राइम मिनिस्टर फेस होंगे, लगातार ये मोदी को सपोर्ट करते हैं। और मोदी को सपोर्ट करने के लिए ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बेंच के, उसके पद के, उसके ऑफिस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ये अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहते हुए ये समझ में ही नहीं आएगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्तेमाल उनके पर्सनल लाइफ में हो रहा है, पॉलिटिकल लाइफ में हो रहा है, आइडियोलॉजिकल लाइफ में हो रहा है,
सर्वा घट कर दिया था इन्होंने। और वो कैसे किया था, एक एक करके आप उदाहरण देख लीजिए। 2012 में ये चेयरमैन बनते हैं। 2014 के चुनाव में ये वाराणसी जाते हैं एज ए BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे ऑफर देते हैं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को, कि वो चाहते हैं बिना किसी सपोर्ट के वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कितना प्रचार करते हैं, लेकिन सपोर्ट तो कर रहे थे, कितना प्रचार करते नहीं करते हैं, वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंटली, हालांकि उसमें कोई स्पेस नहीं दिया फिर से बीजेपी ने, इतना बड़ा जाकर के स्टेप लिया BCI का चेयरमैन होने के बावजूद वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी को सपोर्ट करने का अनाउंसमेंट करते हैं, उनके लिए प्रचार करने का अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी संज्ञान में नहीं लेती है इनको। ये फिर साइलेंट हो जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन फिर जब 2018 का चुनाव आया तो फिर इनका मन में कुलबुलाहट हुआ, क्या पता बीजेपी थोड़ा मोड़ा कुछ करे तो टिकट वगैरह दे दे। अब आ जाइए 2014 के बाद का, आ जाइए अप्रैल 2018, मार्च अप्रैल मई में चुनाव हो रहा है। उसी समय पे दीपक मिश्रा, जो जस्टिस दीपक मिश्रा थे, बीजेपी के कहते हैं कि लोग सपोर्टर थे या बीजेपी माइंडेड थे या RSS माइंडेड थे या राइट विंग माइंडेड थे, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, KTS तुलसी और माजिद मेनन के द्वारा। इस पूरे केस में जो मनन कुमार मिश्रा है वो इन चारों को, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, इन चारों को क्रिटिसाइज करते हैं। दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको डिफेंड करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि इन चारों लॉयर को बैन किया जाए लॉयर करने से, मतलब कि लॉयर प्रैक्टिस करने से सुप्रीम कोर्ट में। ये कहानी होता है। अब बढ़ते जाइए, जून 2018 मोदी सरकार बन चुकी है, लगातार करते हैं ये दीपक मिश्रा को फिर से डिफेंड करते हैं, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हो चुके होते हैं। चमलेश्वर और 3 लोगों ने मिल करके, जस्टिस चमलेश्वर और 3 लोगों ने मिल करके, आपको याद होगा तो चुनाव के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ बहुत कुछ बोला था और उसके बाद उनके अगेंस्ट बहुत कुछ एलिगेशन लगाया गया था कि इन्होंने पूरा बेच दिया है जुडिशरी को। उसमें ये दीपक मिश्रा को डिफेंड करते हैं। और CGI चीफ जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन के पोस्ट के रूप में ये कर रहे हैं सारा कुछ डिफेंस। अगस्त 2019 ये, लेकिन इन सब के बावजूद इनको टिकट नहीं मिलता है। फिर आ जाता है 19, लेकिन ये छोड़ते नहीं है इस बार है कि अब चाहे दो या ना दो, विधाता जो भी मिलेगा तुम्हीं से मिलेगा। अगस्त 2019 में ये मोदी सरकार को और स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगस्त 2019 में ये मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं धारा 370 को कश्मीर से हटाने के लिए। हालांकि इसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने इनका क्रिटिसाइज किया है कि आप इस तरह का बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पोस्ट पर रहते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की हैसियत से इस तरह के बयान आप नहीं दे सकते हैं। आप सरकार के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं किसी तरह का, चाहे सपोर्ट हो चाहे अपोज हो। लेकिन ये कहाँ रुकने वाले थे। मई 2019 में ये जब जस्टिस गोगोई को क्लीन चिट मिलता है, रेप का केस उनके ऊपर था, जब उनके ऊपर उनको क्लीन चिट मिलता है तो BCI का चेयरमैन होते हुए इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया और जस्टिस गोगोई को सपोर्ट किया था। फिर फरवरी 2020 में फिर से आता है, जस्टिस अरुण मिश्रा ने मोदी की तारीफ की थी, जस्टिस थे, उसके खिलाफ दुष्यंत देव ने अरुण कुमार की आलोचना कर दी, अरुण मिश्रा की, कि ये गलत है, जुडिशरी को बेचा जा रहा है। उसमें भी मनन कुमार मिश्रा ने जस्टिस अरुण मिश्रा को सपोर्ट किया और दुष्यंत देव के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया। फिर उसके बाद 2020 में आ जाइए, एक विकास भदौरिया करके लॉयर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो लाइव लॉ पे एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें क्रिटिसाइज करते हैं मनन कुमार मिश्रा को और कहते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को जो BCI का चेयरमैन का पोस्ट है उसको मोदी सरकार के हाथ में बेच दिया है, उसका रखेल बन गया है, पूरा का पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूरा चेयरमैन का पोस्ट है। उसके खिलाफ उस विकास भदौरिया, पहले तो लाइव लॉ को आड़े हाथ लेते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, विकास भदौरिया को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ हम FIR करेंगे। आप इस कहानी से अभी तक की कहानी से इतना तो समझ गए होंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहते हुए मनन कुमार मिश्रा ने उसका हर तरह से इस्तेमाल किया, अपने पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए, पॉलिटिकल लॉयल्टी दिखाने के लिए, मोदी जी को अपना वाहवाही लूटने के लिए, सब कुछ करने के लिए।
और ऐसे ही अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल, दो आखिरी एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, एक शॉर्ट में एक थोड़ा डिटेल में। 2022 में MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई थी। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन हुई नहीं, बीजेपी की जीत हुई। और उसके बाद मोदी सरकार को और बीजेपी को इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन होते हुए कांग्रेचुलेशन दिया। ये नहीं करना चाहिए था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को। दिसंबर 2023 में दुष्यंत देव ने ये आरोप लगाया सरकार के ऊपर, आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये मोदी सरकार के ऊपर, कि कई नेताओं के ऊपर फॉल्स ईडी का केस करवाया जा रहा है और उन सारे केस को गुजरात ट्रांसफर किया जाता है और गुजरात में सारे जो जस्टिस हैं वो बीजेपी माइंडेड हैं। ये आरोप लगाया दुष्यंत देव ने। दुष्यंत देव से पहले भी इनकी लड़ाई झगड़ा हो चुका है फरवरी 2022 में अरुण मिश्रा वाले केस में। उसके बाद फिर मनन कुमार मिश्रा डिफेंड करने के लिए आते हैं अपने चेयरमैन, BCI के चेयरमैन की हैसियत से होते हुए गुजरात सरकार को भी डिफेंड करते हैं, मोदी सरकार को भी डिफेंड करते हैं और ईडी को भी डिफेंड करते हैं उसमें। अब एक दो आखिरी इंसिडेंट आप देख लीजिए, 2024 का इंसिडेंट दो तीन आप देख लीजिए। 2024 में ये हाइपर एक्टिव रहते हैं क्योंकि चुनाव का साल होता है, किसी तरह से लोकसभा का कहीं का कुछ तो टिकट मिल जाए, लेकिन इनको फिर से इस बार लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इंतजार तो कर रहा था राज्यसभा का टिकट। जनवरी 2024 वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर ये मोदी सरकार का सपोर्ट भी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, BCI का चेयरमैन होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से डिमांड करते हैं कि इसके लिए संवैधानिक अगर बदलाव की जरूरत है तो सर्वोच्च न्यायालय को वो भी करना चाहिए, सरकार को वो भी करना चाहिए। उसी जनवरी में 22 जनवरी 2024 को ये जब प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का हो रहा था तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को ये लेटर लिखते हैं और उस लेटर में ये साफ साफ कहते हैं कि 22 तारीख को कम से कम हाफ डे की सारे कोर्ट में छुट्टी दीजिए ताकि इस प्राण प्रतिष्ठा में सब लोग शामिल हो सकें अलग से कोर्ट में छुट्टी के लिए। 28 जनवरी को ये इंसिडेंट थोड़ा सा डिटेल में आप जान लीजिए, इसके बाद फिर हम इसको बैंड अप करते हैं इस पूरे स्टोरी को। 28 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना डायमंड जुबली ईयर मना रहा था अपने फाउंडेशन का, यानी कि 75 साल मना रहा था। उसमें मोदी जी भी पहुंचे हुए थे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे और भी गणमान्य लोग बैठे हुए थे और मनन कुमार मिश्रा भी वहां पे थे। मनन कुमार मिश्रा एज ए BCI के चेयरमैन के रूप में वहां पे थे। मनन कुमार मिश्रा को बोलने का जगह दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है, 5 मिनट का इनको टाइम दिया जाता है, 9 मिनट ये बोलते हैं। उस 9 मिनट के भाषण को आप यहाँ पे भी हम सुना सकते थे आपको, आप लिंक दे देंगे वो सुन लीजिएगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्रक्स उस पूरे भाषण का ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली के प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने में सुप्रीम कोर्ट के अचीवमेंट को बताने के बजाय मनन कुमार मिश्रा मोदी जी को डिफेंड कर रहे थे, मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेसन दे रहे थे राम मंदिर बनवाने के लिए। और यहाँ तक बोल दिए कि राम मंदिर बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए होता है, जो कि मोदी जी के अंदर है। और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मोदी जी पॉलिटिकल हीरो सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल हीरो है। मतलब पुल बांधे गए पूरे के पूरे, सारे हर चीज बोला गया उनके 9 मिनट के भाषण में। मिलना था। उसके बाद फिर अभी जुलाई में इसी समय जब बांग्लादेश में पूरा हड़कंप मच रहा था, वहाँ पर सरकार बदली शेख हसीना, तब भी उन्होंने जो सरकार ने पोजीशन लिया, शेख हसीना को डिफेंड किया, भारत सरकार को डिफेंड किया, जो बांग्लादेश की सरकार है उसको क्रिटिसाइज किया, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जो भी कुछ कार्रवाई हो रही थी, जो भी छुटपुट घटनाएं हुई उसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया। और यही सब कुछ मिल करके इनको राज्यसभा का मेंबर बना देता है। अगर इस कहानी, इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद अगर आपको लगता है, थोड़ा सा भी शक होता है कि क्यों दे दिया गया इनको राज्यसभा का मेंबर, तो आप अपनी सोच को थोड़ा सा सुधारिए। भले ही पैसे से स्ट्रांग ना हो, इलेक्टोरल हिस्ट्री इनका स्ट्रांग ना हो मनन कुमार मिश्रा का, लेकिन ये लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन होने के बाद, खास करके 2018 से लगातार कंसिस्टेंटली हर मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़े थे, डिफेंड कर रहे थे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे थे, इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है, उनको BCI के चेयरमैन के पद से इम्पीचमेंट भी हो सकता है। वो हर बाउंड्री को क्रॉस करके मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं। तो अब मोदी सरकार का भी फर्ज बना कि उनको भी सपोर्ट किया जाए, राज्यसभा का मेंबर दिया जाए, जो कि उनको मिल गया है। लेकिन आप बने रहना है न्यूज हंटर के साथ। खबर की सारी खबरें पीछे जो होती है वो सब कुछ आपको बताते रहेंगे।
हर वो व्यक्ति के बारे में जो बिहार और बिहार की राजनीति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राष्ट्र में उनका योगदान हो या राज्य की राजनीति में योगदान हो, लेकिन अगर बिहारी है तो हम तो खो देंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।